चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय परिदृश्य यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। और आई दृष्टि में आप लोग पेज नंबर 21 पे देख सकते हैं। ठीक। तो यहाँ पे देखो, मिजोरम, गोवा और लद्दाख में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता। तो पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता वाले राज्य और यूटी बताए हैं यहाँ पे। तो मिजोरम है, गोवा है और लद्दाख है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ध्यान से देखना, हाईलाइटेड पॉइंट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने वर्ष 2030 तक 100% वयस्क साक्षरता प्राप्त करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। ठीक है। तो सरकार ने टारगेट रखा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये 2030 तक जो है, ये टारगेट याद रखना, 2030 तक 100% वयस्क साक्षरता प्राप्त करने का टारगेट रखा है सरकार ने। ठीक है। और इसी संकल्प को मूर्त रूप देने के लिए जो है 2022 में उल्लास उल्लास कार्यक्रम यहाँ इन्होंने चलाया है। अंडरस्टैंडिंग लाइफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। ठीक है। इससे बोला गया है क्या, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। इसकी क्या हुई, शुरुआत होगी। किस लिए शुरुआत की है, क्योंकि हमें 100% वयस्क साक्षरता प्राप्त करने का टारगेट हमने जो रखा है, ठीक है, 2030 तक। इसके लिए ये उल्लास कार्यक्रम चलाया गया है, जिसे नव भारत साक्षरता कार्यक्रम बोला गया। जो 15 वर्ष से अधिक आयु के करोड़ों नागरिकों को बुनियादी पढ़ना लिखना या अंकगणित सिखाने के लिए समर्पित है। ठीक। उल्लास की बात करते हैं यहाँ पे। तो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, लद्दाख, इन्होंने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर अपने अपने क्षेत्र को पूर्ण कार्यात्मक साक्षर साक्षर घोषित किया है। तो इस समय वर्तमान में कौन कौन से राज्य जो है पूर्ण साक्षर वाले राज्य देखने को मिल रहे हैं, तो मिजोरम है, गोवा है और त्रिपुरा है। और अगर यूटी पूछेगा तो क्या बताओगे, लद्दाख। ठीक। भारत सरकार ने साक्षरता की परिभाषा को केवल पढ़ना लिखना तक सीमित नहीं किया, न रखकर। अब अभी तक क्या था, साक्षर किसे बोला जाता था, साक्षर उसे बोला जाता था जैसे पढ़ने लिखने का ज्ञान। ठीक है, जो पढ़ लिख सकता हो वो साक्षर कहलाता था। लेकिन यहाँ पर जो साक्षरता की परिभाषा इन्होंने बताई है भारत सरकार ने, कि पढ़ना लिखना तक अब सीमित न रखकर उसको जीवन कौशल और संख्या का ज्ञान तक विस्तृत किया है, जिसे कार्यात्मक साक्षरता की संज्ञा दी गई है। ठीक है। उसे नंबर्स का ज्ञान होना चाहिए, संख्या का ज्ञान होना चाहिए, है ना। तो ये जीवन कौशल के बारे में और संख्या का ज्ञान होना चाहिए, ये सारी बात। यदि किसी राज्य केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर 95% से अधिक है, याद रखना यहाँ पर ये पॉइंट, किसी राज्य या यूटी की साक्षरता दर 95% से अगर अधिक है, तो उसे घोषित कर दिया जाता है क्या, तो उसे घोषित कर दिया जाता है पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य या यूटी जो भी है। ठीक है। तो उसको पूर्ण कार्यात्मक साक्षर उसको घोषित कर दिया जाता है अगर किसी राज्य यूटी की साक्षरता कितने परसेंट से अधिक है, 95% से अधिक है। ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्टली, सीधे सीधे यहाँ से स्टेटमेंट बना देगा। ठीक है। तो कितने परसेंट अधिक साक्षरता होनी चाहिए, तो उसको पूर्ण साक्षर घोषित किया जाएगा। तो यार रखना 95% से अधिक साक्षरता वहां पे होनी चाहिए। ठीक है। कार्यक्रम के कंपोनेंट क्या है, कार्यक्रम के 5 घटक है। आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान। ठीक है। आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान होना चाहिए। मौलिक जीवन कौशल, बुनियादी शिक्षा, व्यवसायिक कौशल या निरंतर शिक्षा, ये इनके 5 घटक है, 5 कंपोनेंट। ठीक है। मिजोरम जो है आधुनिक भारत का पहला राज्य है जिसको नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के मानदंडों दंडों के तहत जो है उसको पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया गया है। तो मिजोरम, ये याद रखना है आप लोगों को, पहला राज्य है जिसको पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता का दर्जा दिया गया। और मिजोरम के बाद ऐसा कौन सा राज्य है
मिजोरम के बाद गोवा आता है सेकंड नंबर पे। गोवा दूसरा राज्य है जिसको पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य घोषित किया गया है। किस कार्यक्रम के तहत? उल्लास कार्यक्रम के तहत। ठीक है, अगले देखो। उसके बाद अगर बात करें यूटी की, तो लद्दाख जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, भारत की पहली पूर्ण कार्यात्मक प्रशासनिक इकाई बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। तो मतलब पहला ऐसा यूटी अगर पूछे तो क्या बताओगे? लद्दाख। लद्दाख एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसने पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई के रूप में गौरव हासिल किया है। ठीक है, बनने के क्रम में गौरव हासिल किया है, इसको याद रखना। केरल को ऐतिहासिक रूप से पहला 100% साक्षर राज्य घोषित किया गया है। अगर 100% साक्षर के राज्य की बात करें तो केरला है, काफी टाइम से, बहुत पहले से ही। 1990 के दशक के संपूर्ण साक्षरता अभियान के बाद से ही ये केरला जो है 100% साक्षर जो है ये है। ठीक है, यहाँ पे लेकिन बात हो रही है पूर्ण कार्यात्मक साक्षर की। ठीक है, और अगर उल्लास कार्यक्रम के तहत पूछता, क्वेश्चन ध्यान से समझ लेना, अगर क्वेश्चन पूछता उल्लास कार्यक्रम के तहत या उल्लास नव भारत साक्षर कार्यक्रम के आधिकारिक मानदंडों के तहत पूछता, तो मिजोरम बताते हैं आप लोग आंसर। मिजोरम आधुनिक भारत का पहला राज्य है जिसने पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता का दर्जा हासिल किया है। ठीक है, और अगर 100% वैसे साक्षर पूछे तो क्या बताओगे? केरला बताओगे। यहाँ देखो, जून 2025 में त्रिपुरा तीसरा पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य बना। ये तो बता ही चुके हैं अभी ऊपरी, त्रिपुरा। ठीक है, ऐसे ये पहला मिजोरम है, दूसरा गोवा है, तीसरे नंबर पे कौन सा है? त्रिपुरा है। ठीक, तीन आपको ये याद है। ठीक, तो ये वाला आपका। नेक्स्ट देखो, संविधान हत्या दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान के भाग 18, भाग 18 में क्या है? आपातकाल, आपातकाल का प्रावधान। तो आपातकाल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख भाग 18 में किया गया है। 352 से लेके 360 तक वर्णित है। ठीक है, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून 2025 को संविधान हत्या दिवस पर लोकतंत्र के रक्षकों को श्रद्धांजलि दी है। तो ये संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है यहाँ पे। क्यों 25 जून को? क्योंकि 25 जून 1975 को ही जो है देश में आपातकाल घोषित किया गया था इंदिरा गांधी द्वारा। हाँ देखो, 1975 को बिना मंत्रिपरिषद की एडवाइस के आपातकाल घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तब उसके बाद से ही 44वां संविधान संशोधन आया 1978, जिसमें ये बोला गया कि अब बिना मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश के आपातकाल नहीं लगाया जाए, लगा सकता राष्ट्रपति। ठीक है, क्योंकि पहले क्या था, पहले अगर राष्ट्रपति क्या करता, राष्ट्रपति हमेशा मंत्रिपरिषद की सलाह के अकॉर्डिंग काम करता है, प्रधानमंत्री की नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद के अकॉर्डिंग सलाह पे कार्य करता है। तो वहां पर उस समय इंदिरा गांधी ने ही बोल दिया था राष्ट्रपति से कि भाई लगा दो आपातकाल। राष्ट्रपति ने लगा दिया। ठीक है, लेकिन अब ऐसी कंडीशन, अब ये कंडीशन नहीं रहेगी। अब स्थिति ये है कि जब तक मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश नहीं होगी तब तक नहीं लगाएगा। ठीक है, और उसी इसीलिए जो है 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। ठीक है, और जैसे वही बात लिखी हुई है यहाँ पे कि 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा के पश्चात तत्कालीन केंद्रीय सरकार द्वारा सत्ता का काफी दुरुपयोग किया गया था। ठीक है, और मेन रीजन ये भी था कि आपातकाल लगाया क्यों था? इसलिए भी लगाया था क्योंकि आपको पता है कि आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने टाइम के लिए बढ़ा सकते हो? बताओ। 6 महीने। एक साल, याद रखना। आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं। और इंदिरा गांधी का कार्यकाल खत्म होने वाला था, इंदिरा गांधी ने कहा बिना चुनाव के बने रहे प्रधानमंत्री। ठीक है, आपातकाल लगा दिया।
ठीक है, तो कुल मिलाकर जो है संविधान के प्रोविजन का उल्लंघन हुआ है। इस- इसीलिए 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया है। अगला देखो, हैदराबाद मुक्ति दिवस। भारत सरकार ने 17 सितंबर को प्रतिवर्ष हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। इसको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि हैदराबाद है, जूनागढ़ है और जम्मू कश्मीर है, तीन ऐसी रियासतें थी जिन्होंने भारत में सम्मिलित होने से मना कर दिया था। ठीक है, तो इन्होंने सम्मिलित होने से जब मना कर दिया, इसी वजह से जो है देखो जूनागढ़ क्या था, जूनागढ़ जन्म संग्रह के द्वारा जो है शामिल कर दिया जाता है जूनागढ़ को। ठीक है, और हैदराबाद को हैदराबाद में ऑपरेशन चलाया गया था। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो के तहत जो है हैदराबाद को भारत का हिस्सा बनाया गया था, मतलब भारत में शामिल कर लिया जाता है इसको। ठीक है, तो हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाते हैं? 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाते हैं। ठीक, ये याद रखना। हाँ देखो, देखो ये लिखा हुआ है, 17 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो चलाया गया था और पुलिस कार्रवाई के द्वारा जो है निजाम के शासन को खत्म कर दिया जाता है, निजाम के शासन से मुक्ति मिल जाती है लोगों को। ठीक, तो ये होगा, याद रखना है आपको। हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाते हैं? 17 सितंबर। देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल। अब ये क्या है? देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल। तो मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल एक ऐसा ढांचा या सुविधा होती है जहां विभिन्न माध्यमों से, चाहे सड़क हो, चाहे रेल हो, या रेल मार्ग हो, या हवाई मार्ग हो, इनके माध्यम से जो माल है या सामान है उसको सुविधा पूर्वक कुशलता से स्थानांतरित कर सके एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, तो इन तरीकों से, चाहे वो सड़क के माध्यम से, चाहे वो रेल मार्ग के माध्यम से। तो यहाँ देखो, 17 जून 2025 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरियाणा के गुरुग्राम जिले स्थित मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड मानेसर संयंत्र में देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया है। बस इतनी इंपॉर्टेंट है इसमें। बस ये देखना कि कहाँ पर किया गया है, हरियाणा के गुरुग्राम में। ठीक है, गुरुग्राम में स्थित मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड मानेसर संयंत्र में, याद रखना, ये मानेसर संयंत्र में स्थापित किया गया है देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल। ठीक, नेक्स्ट। अगला है एयर इंडिया ड्रीम लाइनर विमान दुर्घटना। ठीक है, तो ये काफी चर्चा में रही है न्यूज। एयर इंडिया की ड्रीम लाइनर विमान दुर्घटना हुई है, AI-171, ये याद रखना। और 12 जून 2025 को एयर इंडिया की उड़ान AI-171 बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद मेघानी नगर स्थित रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ठीक है, लगभग इसमें 242 लोग इसमें जो है सवार थे। ठीक है, और केवल एक व्यक्ति बचा था इसमें, बाकी लोगों की डेथ हो गई थी। तो ये विश्वास नाम का, विश्वास कुमार रमेश, ये बचा था। हालांकि इससे मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कोई क्वेश्चन बनाएगा। ठीक है, बस पढ़ लो एक बार, इसको देखो। ठीक, बाकी ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक, ये देखो, फ्लाइट रिकॉर्ड
जब भी कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है ना, तो एक चीज ढूंढी जाती है, क्या? ब्लैक बॉक्स। ये ढूंढा जाता है। ठीक है, अब ये क्या है देखो, यह एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग उपकरण होता है जिसे विमान में लगाया जाता है, जिससे विमान दुर्घटना और घटनाओं की जांच में मदद मिल सके। आमतौर पर इसे ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। यह डिवाइस दो प्रकार की होती है, एक फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर रिकॉर्डर और एक कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। नारंगी रंग का होता है ये। ठीक है, जिससे दुर्घटना के बाद इसे आसानी से खोजा जा सकता है। लगभग इसकी जो कैपेसिटी होती है वो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक टेम्परेचर को ये झेल सकता है। ठीक है, और लगभग 3400 जी ये जो है तक टक्कर सह सकता है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। बस ये कभी कभी पूछ लेता है कि कितना डिग्री टेम्परेचर झेल सकता है, तो 1000 डिग्री से अधिक टेम्परेचर झेल सकता है। कलर पूछा जा सकता है, कौन से कलर का होता है? नारंगी रंग। बाकी ज्यादा कुछ खास नहीं। नेक्स्ट देखो, केंद्र सरकार ने दी जातीय गणना की अनुमति। जाति गणना की अनुमति, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब सरकार जाति जनगणना करा रही है। तो केंद्र सरकार ने आगामी जनगणना 2027, क्योंकि अभी जो जनगणना होगी ना 2027 में होगी। देखो स्टार्ट तो ये 2026 से हो जाएगी। 2026 में कुछ जगहों पे ये करेंगे स्टार्ट। कहाँ कहाँ पे बताओ? ये तो जम्मू आएगा। कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तीन जगह थी शायद, उत्तराखंड है या हिमाचल प्रदेश है। सर लिखा है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल चार प्रदेश है। और उत्तराखंड, अच्छा, 4 जगह। हाँ, ठीक ठीक। और फिर तो ये पूरे याद भारत रखना में है 2006। हाँ, तो ये याद और रखना है आपको, 2026 में स्टार्ट हो जाएगी जनगणना। और 2026 में याद रखना, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ठीक है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन चार जगह ही स्टार्ट हो जाएगी। तो 2027 में बाकी भारत में, शेष भारत में बाकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, 2027 का। और केंद्र सरकार ने आगामी जनगणना 2027 में जातियों की गणना करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अभी जातीय जनगणना करेंगे। जनगणना संघ सूची का विषय है, पता होना चाहिए आप लोगों को, ये पढ़ाया था। जनगणना संघ का विषय होता है। और संविधान के अनुच्छेद 246, सातवीं अनुसूची, सूची 69, जनगणना अधिनियम 1948 एवं नियम 1990 के तहत प्रमाणित किया गया है। बस आर्टिकल याद रखो आप लोग। आर्टिकल 246, 16 जून 2025 को भारत की जनसंख्या की गणना वर्ष 2027 के दौरान किए जाने की अधिसूचना जारी की गई है। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि 2 चरणों में होनी है जनगणना। पहले चरण में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे हिमालयी क्षेत्रों में 1 अक्टूबर 2026 से होगी। 1 अक्टूबर 2026 डेट याद रखना इसकी। और बाकी पूरे भारत में 1 मार्च 2027 से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखो, चिनाब रेल पुल विश्व का सर्वाधिक ऊंचा रेलवे पुल है, रेलवे आर्च ब्रिज। चिनाब रेल पुल विश्व का सर्वाधिक ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज। तो तो आर्च चिनाब क्या रेलवे होता है? पुल अभी बता रहे थे इसमें। देखो, चिनाब रेलवे पुल भारत के केंद्र शासित प्रदेश, कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के रियासी जिला। जिला कौन सा है? रियासी। रियासी में स्थित चिनाब नदी पर एक रेलवे पुल है, जो विश्व का सर्वाधिक ऊंचा आर्च ब्रिज है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 359 मीटर। ये याद रखना आप लोगों को, ये इंपॉर्टेंट है। 359 मीटर। इस पुल की लंबाई लगभग कितनी है? 1315 मीटर है। ये डाटा जरा याद रखना। ठीक है, ये डाटा कि कितनी ऊंचाई पर है ये? 359 मीटर नदी तल से ये। और लंबाई जरूर याद रखना, लंबाई 1315 मीटर है। ये अपन भारतीय रेलवे की उद्यम श्रीनगर बरमूरा बरमूरा रेल लिंक परियोजना का महत्वपूर्ण भाग है। यह कुल 8 रिएक्टर स्केल तक के भूकंप को
झेल सकता है, इसकी कैपेसिटी क्षमता है। ठीक है, देखो देखो 8 रिएक्टर इसके अंदर। क्योंकि जम्मू कश्मीर उत्तराखंड जो रीजन है, ये भूकंप 4-5 जोन में आता है। ठीक है, और ऑब्वियसली बात है कि इस वाले रीजन में काफी भूकंप आते हैं, तो इसलिए ये पुल बनाया गया है उसको देखते हुए। एक मिनट। ठीक, चलो देखो, आर्च की बात कर रहे थे, तो आर्च क्या होता है? आर्च होता है घुमावदार। आर्च जो होता है ना, किस तरह से पुल बनता है? ऐसे, इस तरह से, ऐसे करके, और इस तरह से जो पुल बनते हैं ना, सपोर्ट के लिए ये बनता है, और ये सपोर्ट के लिए बने होते हैं। तो ये आर्च ब्रिज होता है, लोगों का आवागमन यहाँ से होता है। तो इस तरह का जो बनता है ये डिजाइन, ये आर्च ब्रिज कहलाती है। ठीक है, एक बार इसको डाल के देखना नेट पे, एक आइडिया लगेगा। ठीक है। हम्म, नेक्स्ट। 6 जून 2025 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चिनाब रेल पुल का उद्घाटन किया गया है। और इस पुल को कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन और भारतीय संस्थान आईआईटीज और भारतीय रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ के सहयोग से निर्मित किया गया। ठीक है, तो ये याद रखना कौन कौन इसमें शामिल है जिन्होंने इसको बनाया है, विकसित किया है। तो आईआईटीज और भारतीय रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ, इनके सहयोग से बनाया गया है। ठीक है, और चिनाब रेल पुल को लगभग कितना कितना अमाउंट इसमें लगा है? तो 1486 करोड़ रुपए इस परियोजना की लागत है। ठीक, चिनाब रेल पुल एफिल टावर से लगभग 35 मीटर अधिक ऊंचा है, इसमें बताया गया। 35 मीटर अधिक ऊंचा है। ठीक, अगले देखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि यहाँ पे उन्होंने बता रखा है विश्व के अन्य सर्वाधिक ऊंचे ब्रिज, दादुहे रेलवे ब्रिज। ठीक है, ये कहाँ का है? चाइना का है। तो हम कह सकते हैं दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जो है वो चाइना में है। लेकिन नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, वैसे ये पूछेगा नहीं। ठीक है, और मोस्टली कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, ध्यान से सुनना। अगर मोस्टली कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, दुनिया का सबसे ऊंचा, दुनिया का सबसे बड़ा, और इस तरह से कोई क्वेश्चन आ जाए, ऑप्शन में न समझ में आए और ऑप्शन में अगर चाइना हो, तो लगा देना चाइना। ठीक है, नेक्स्ट देखो। घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना इकाई बन। अब घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर जिले में स्थापित एक प्रमुख कोयला आधारित सुपर क्रिटिकल बिजली संयंत्र है। ठीक है, एक बिजली संयंत्र है कोयला आधारित। कहाँ पर है ये? उत्तर प्रदेश में, कानपुर में, कानपुर नगर में। ये याद रखना है आपको, घाटमपुर। ठीक है, और यह 1980 मेगावाट क्षमता वाली परियोजना केंद्र सरकार के उद्यम एनसी एनएलसी इंडिया लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के यूपीआर बीयूएनएल, इसका एक बार फुल फॉर्म देख लेना, के संयुक्त उपक्रम द्वारा विकसित की गई है ये। ठीक है, तो इसमें एनसीएल है, एनसीएल इंडिया लिमिटेड है, और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का ये जो
एक उपक्रम है ये यूपीआर, जरा इसकी क्षितिज ये देखा कंफर्म क्या है, यूपीआर यूएनएल, देखता हूँ। ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उद्यम निगम लिमिटेड। दोबारा बताना ऋषभ। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उद्यमी निगम लिमिटेड। अच्छा ठीक, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड है ना, ठीक। यहाँ देखो 30 मई 2025 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना राष्ट्र को समर्पित किया गया। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनाएगा ना तो गलती करने की संभावना कहाँ पर है, या तो ये तो स्टेटमेंट सबको याद हो जाएगा, कानपुर नगर में, ये सब कर लेंगे। ठीक है, गलती यहाँ करेगा वो, यहाँ दे सकता है कि राष्ट्रपति द्वारा जो है कानपुर में घाटमपुर परियोजना का उद्घाटन किया गया, इस तरीके से दे सकता है, तो यहाँ संभावना है गलती करने की। ठीक है, और केंद्र सरकार की आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने जुलाई 2016 में इस परियोजना को मंजूरी प्रदान की थी, और यह नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड नामक संयुक्त उद्यम कंपनी संचालित कर रही है। ठीक है, तो ये है नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड नामक संयुक्त उद्यम कंपनी इसको संचालित कर रही है। ठीक है, एनएलसी की इंडिया की भागीदारी 51% है, और बाकी यूपीआर बीयूएनएल इसकी है 49% भागीदारी है। ठीक, बस ये याद रखना, एनएलसी की 51% हिस्सेदारी है। लगभग 75% जो बिजली है उत्तर प्रदेश को मिलेगी, और शेष बिजली असम राज्य को आवंटित की जाएगी, ये भी याद रखना। ठीक है, लगभग 75% बिजली यूपी को मिलेगी, और शेष 25% बिजली असम को आवंटित कर दी जाएगी। ठीक, यह परियोजना की शेष 2 इकाई जो है वो 2026 तक प्रारंभ होने की उम्मीद है। ठीक, नेक्स्ट देखो, लोक माता देवी अहिल्या बाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन 31 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लोक माता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में भाग लिया। मोदी जी ने यहाँ पे भाग लिया है, लोक माता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन हुआ है, और ये जो है अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती, कौन सी जयंती मनाई गई यहाँ पे, तो 300वीं जयंती मनाई गई, इसके उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री ने देवी अहिल्याबाई पुरस्कार भी प्रदान किए हैं। यह पुरस्कार बस्तर की जनजाति महिला कलाकार डॉक्टर जयमती कश्यप को प्रदान किया गया। ठीक है, ये याद रखना, जयमती कश्यप को ये प्रदान किया गया। ठीक, देवी अहिल्याबाई होलकर का जन्म जो है 1725 में, 1725 में वर्तमान महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के जामखेड़ तहसील के चौंडी ग्राम में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट, ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना 2 राज्यों मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र इसकी संयुक्त पहल है, एमपी और महाराष्ट्र की, जिसका उद्देश्य जल संकट से जूझ रहे क्षेत्रों में भूजल स्तर बढ़ाकर सिंचाई और पेयजल आपूर्ति को क्या करना है, सुदृढ़ करना है। ठीक, तो यहाँ पर ये जो परियोजना बनाई जा रही है 2 राज्यों की संयुक्त पहल है ये। ठीक है, और जल संकट की समस्या से जूझ रहे क्षेत्रों के लिए ये स्टार्ट की गई है, यहाँ पे भूजल स्तर जो है इसको बढ़ा के जो सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति को सुनिश्चित करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, बाकी इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है, बस याद रखना ताप्ती नदी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ताप्ती नदी आप लोगों के लिए ज्योग्राफी में। और ताप्ती नदी कहाँ भी गिरती है, खंबात की खाड़ी में। ठीक है, याद रखना ताप्ती बेसिन
मेगा रिचार्ज परियोजना को आधिकारिक अधिकारियों द्वारा विश्व की सबसे बड़ी भूजल पुनर्भरण योजना है। ठीक है, भूजल पुनर्भरण योजना इसको कहा गया है। बस जो हाईलाइट पॉइंट है उनको देखो बस। भारत सरकार भारत सरकार इसकी लागत का 90% वहन करेगी। 90% अगर भारत सरकार वहन करेगी तो बचा 10%। 10% शेष जो है उसका वित्तीय भार किस पे आएगा? मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र सरकार मिलकर उठाएंगे। ठीक। और नेक्स्ट बात करते हैं केन बेतवा लिंक परियोजना। देखो, ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना मध्य प्रदेश की हालिया वर्षों में तीसरी प्रमुख अंतर राज्य नदी जल परियोजना है। तीसरी। पहली कौन सी? तो पहली देखो, पहली केन बेतवा लिंक परियोजना। अब केन बेतवा लिंक परियोजना क्या है? एक नदी है केन और एक नदी है बेतवा। किसकी सहायक नदी है ये दोनों? यमुना की। यमुना की। तो चंबल सिंध बेतवा केन ये यमुना की सहायक नदी है। तो दोनों नदियों को यहाँ पे मिलाने की बात करिए। तो दोनों नदियों केन और बेतवा नदियों के पानी को मिला दो। तो केन और बेतवा नदियों के पानी को मिला दोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो है पानी अच्छा खासा हो जाएगा। फिर इसका यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई जानते हो कि जो नदियां सीधे नदियां बहकर सीधे अंत में उनका मोटे अंत में गिरती कहाँ पर है? समुद्र में ही तो जाएंगे और समुद्र में जाके पानी खारा हो जाएगा। वैसे ही तो मिल जाएगा खारे पानी से। क्यों ना इस पानी का यूटिलाइज कर लिया जाए। तो उन्होंने सरकार ने सोचा कि चलो केन और बेतवा नदी के पानी को मिला दो और उस पानी का यूटिलाइज कर लो। तो मध्य प्रदेश और यूपी के बीच में पहली बड़ी नदी जोड़ो परियोजना, जिसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा भी मिला हुआ है, केन बेतवा लिंक परियोजना। एमपी यूपी की कंबाइंड परियोजना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, पार्वती और काली सिंध और चंबल। ठीक है, पार्वती काली सिंध और चंबल जो है लिंक परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच की परियोजना। एक मिनट। ठीक है, तो देखो पार्वती और काली सिंध ये किसकी सहायक नदियां हैं? बताओ। चंबल की। चंबल की सहायक नदी है पार्वती, बनास, काली सिंध, काली सिंध और क्षिप्रा। ये चंबल की सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो चंबल एक तो तुमने चंबल नदी ले ली है। ठीक है, और पार्वती और काली सिंध भी ले ली है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में इसे संशोधित कर पूर्व राजस्थान नहर परियोजना के साथ इसको जोड़ा जाएगा। ठीक। अगला देखो, ताप्ती, जिसे तापी भी बोलते हैं, मध्य भारत की एक प्रमुख पश्चिम वाहिनी नदी है। क्योंकि ये नर्मदा और ताप्ती ये पश्चिम में ही बहती है नदियां और भ्रंश घाटी में बहती है ये नदी। रिफ्ट वैली में बहने वाली नदियां हैं। ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई क्षेत्र में सतपुड़ा पर्वत से निकलकर लगभग 724 किलोमीटर दूरी तक बहती है ये नदी, ताप्ती नदी। नर्मदा के बाद ताप्ती भारत की दूसरी सबसे लंबी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। नर्मदा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी ये पश्चिम की ओर जो बहती है, जो गुजरात की कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में गिरती है, अरब सागर में। ठीक है, सहायक नदी है इसमें बता देंगे, पूर्णा नदी है इसकी सहायक नदी, गिरना नदी है, पंजरा नदी है, अनेर नदी है। ये ताप्ती की सहायक नदियां हैं। ठीक, इनको याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनेर नदी किसकी है, पंजरा नदी किसकी है, गिरना या पूरा नदी किसकी सहायक नदी, पूछ सकता है। बाकी नर्मदा की आपको बता दे रहे, नर्मदा की देखो कौन कौन सी नदी है नर्मदा की सहायक नदी। दू- दूधी नदी, शक्कर नदी, हिरन नदी, शेर नदी। ठीक है, बंजर नदी।
ये सब सहायक नदियां हैं उसकी, किसकी, नर्मदा की। सारे जानवर नदियां हैं। ऐसे समझ लो कि ऐसे मान लो दूध रखा, दूध में चीनी मिलाई, हिरण को पिला दिया, और हिरण के पीछे शेर भागा, कहाँ पर, बंजर जमीन, जमीन पे। ऐसे बना लो, ये याद हो जाएगा। ठीक है। और हाँ, एक चीज और, एक नदी और है, दूधी के बाद मैंने तवा नदी और है, तवा नदी, इसी की सहायक नदी है तवा नदी। दूधी नदी, तवा नदी, शक्कर नदी, हिरन नदी, शेर नदी, बंजर नदी। ठीक है। ये सारी नदी नर्मदा की सहायक नदियां हैं। ठीक है, इनको याद रखना। तवा क्या है जोड़ेंगे जी? क्या, सिर्फ तवा नदी क्या जोड़ेंगे सबके साथ? दूध शक्कर मिला करके तवे पे डाल दिया। हाँ, इसी की सहायक नदी है ये तवा नदी। जी बस सर, जी मैं सर। ट्रिक जान, अच्छा ट्रिक बता रहे हो, ट्रिक जाननी है, ट्रिक बता दो। ठीक है, पहले दूधी नदी रखो, दूधी नदी के बाद तवा रख दो, या तवा पहले रख दो, तवा, तवा के बाद दूध डालो उसमें, चीनी डालो उसमें, और उसके बाद फिर हिरन और शेर और बंजर बना दो, याद हो जाएगा। ट्रिक जैसे इसको ऐसा ट्रिक होगा, जाननी है तो बस। दूध शक्कर मिला करके तवे पे गर्म करके पी जाओ, अबे हिरन को बचाने शेर बंदर सबसे भिड़ जाओ, ताकत आ जाएगी। तो भैया भैया का एक्सपीरियंस बोल रहा था, नहर खाते हैं। दूध में शक्कर मिला के तवे में गर्म करके पी जाओ सर, अबे शेर हिरन बंदर सबसे भिड़ जाओ। हम्म, जी सर। चलो बढ़िया। थोड़ा हंसी मजाक के लिए बोल रहे हैं। नेक्स्ट देखो, पहलगांव से युद्ध विराम तक 22 अप्रैल 2000, अच्छा 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं, अर्थ डे बताओ सर, बाईस 22 अप्रैल को। अप्रैल। हाँ, अर्थ पृथ्वी अर्थ डे। हाँ, विश्व पृथ्वी दिवस। और यहाँ पर जम्मू कश्मीर के शांत पहलगाम पर्यटन क्षेत्र में हुए भीषण आतंकी हमले ने पूरे भारत को झकझोर दिया, और लगभग 6-7 मई 2025 की रात को एक प्रतिरोधी कार्रवाई शुरू की गई, जिसका कोड नाम था ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, ये सबको पता है, ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था 6-7 मई, डेट याद कर लो, 6-7 मई को चलाया गया है ये। ठीक है। और वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट हवाई हमले के बाद 2025 में ऑपरेशन सिंदूर ने प्रदर्शित किया कि भारत अब आतंकवाद के घाव को सीधे प्रहार करने से नहीं हिचकिचाएगा। 22 अप्रैल 2025 को लगभग दोपहर 2:45 बजे जो है दक्षिण कश्मीर स्थित अनंतनाग जिले में पहलगांव से लगभग 7 किलोमीटर दूर बेसरन घाटी के मैदान में स्वचालित हथियारों से लैस आतंकियों के समूह ने छुट्टियां मना रहे पर्यटकों में अचानक अंधाधुंध गोलीबारी करी है। ठीक है, ये इसमें आप लोगों को ये निकालना है, इसमें ये इंपोर्टेंट पोर्शन हो जाएगा, बैरसन घाटी कहाँ पर है, बैरसन घाटी कहाँ पर है। ठीक है, तो कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर। ठीक, घाटियां वैसे भी ज्योग्राफी वाले पोर्शन में घाटियां पूछता है काफी, मरखा घाटी है। ठीक है, और कई सारी घाटियां हैं, पार्वती घाटी कहाँ पर है, बहुत सी घाटियां पूछता है ज्योग्राफी में, तो ये बैरसन घाटी भी उसी में ऐड कर लेना कि ये पड़ेगी कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। और यहाँ देखो, तो इस तरह की भारत सरकार ने यहाँ से ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, और साथ ही जो है 1960 में संपन्न सिंधु जल समझौते को भी स्थगित कर दिया। ठीक है, सिंधु जल समझौता जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में संपन्न हुआ था 1960 में, वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में। ठीक है, जिसको भारत सरकार ने स्थगित कर दिया है। कई सारी कार्रवाई यहाँ पर की गई है। देखो यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है, और पहलगाम हमले के जवाब में भारतीय सुरक्षा बलों ने 6-7 मई 2025 की रात में ऑपरेशन सिंदूर चलाया, और 9 लक्ष्य स्थल थे जहां पर प्रहार किया गया है, 5 आतंकी ठिकाने,
5 आतंकी ठिकाने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के थे, ठीक है, पीओके वाले रीजन के। और 4 जो ठिकाने थे पाकिस्तान के अंदर पंजाब प्रांत में थे। इनका नाम है आप लोग याद कर लो, ठीक है। बहावलपुर, मुरीद के, शाकरगढ़ और सियालकोट। ये 4 क्षेत्र हैं जो पाकिस्तान के अंदर के क्षेत्र है पंजाब प्रांत के, क्योंकि पाकिस्तान में भी एक पंजाब प्रांत है, ठीक है। तो बहावलपुर है, मुरीद के है, शाकरगढ़ और सियालकोट है। तो यहाँ पर इन्होंने अटैक किया है। बाकी 5 क्षेत्र है आपके अपने पीओके वाले रीजन के, ठीक है। पीओके को हम लोग अपने ही मानते हैं, ठीक है। तो ये पीओके वाले पाक अधिकृत कश्मीर, जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है, कश्मीर वाला जो रीजन है पीओके। और भारत सरकार ने यहाँ पर घोषणा करी है कि 100 से अधिक ऑपरेशन सिंदूर में 100 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया है, ठीक है। और आतंकवादियों में एक लश्कर ए तैयबा का कमांडर खालिद और अबू अक्शा शामिल था, जो कश्मीर घाटी में हथियारों की तस्करी के संचालन के लिए जिम्मेदार था, ठीक है। और यहाँ पर इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, पाकिस्तान ने भी चला दिया एक ऑपरेशन। 7 मई को ही पाकिस्तान ने बनियान बनियान अल मरसूस नाम से जवाबी ऑपरेशन चलाने का दावा किया है, ठीक है। अब कहाँ किया है ये तो हम लोगों को भी पता नहीं चल पाया, ठीक है। तो जिसके तहत सीमावर्ती भारतीय सैन्य ठिकानों पर को ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बनाया इन्होंने। मतलब सीमा सीमा वाले क्षेत्र पे इन्होंने अटैक किया है, सीमा वाले क्षेत्र पर कुल मिलाकर सीज फायर का उल्लंघन किया और वहां पे ड्रोन और मिसाइलों से अटैक किया है, जो सीमावर्ती पाकिस्तान से सटे हुए राज्य हैं और वहां पर, ठीक है। और पाकिस्तान से लगने वाले कौन कौन से राज्य हैं बताओ भाई? भारत के कौन कौन से राज्य पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं? पंजाब, गुजरात, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, राजस्थान, गुजरात, ठीक है। जम्मू कश्मीर लगेगा यूटी में, हाँ, यस सर। नहीं, जम्मू कश्मीर लगेगा। क्या लद्दाख लगता है पाकिस्तान से? नहीं, क्यों कैसे लगता है वो तो ठीक हमारा है, नहीं हमारे लगेगा। तो याद रखना जम्मू कश्मीर, पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है। तो ये कुल मिलाकर 3 ये और एक ये 4 यूटी मिलाकर, ठीक। अगला देखो, तो ऑपरेशन बनियान चलाया है, बस ऐसे याद रखो इनका, ये याद हो जाएगा आराम से। नेक्स्ट यहाँ पे नाम क्या देखो, रखा है ना बुनियाद। हाँ यहाँ देखो 17 मई 2025 को केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर और भारत की सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ जारी लड़ाई के संदर्भ में 7 सर्वदलीय मंत्रिमंडल का गठन किया था, ठीक है। 59 संसद सदस्यों वाले 7 समूह कुल 32 देशों का दौरा करेंगे, ठीक है। और 7 प्रतिनिधि मंडल जो है इनका नेतृत्व करेंगे। यहाँ देख लो, ये जो 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का गठन जो किया है भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर और भारत की जो सीमा पार जो कार्रवाई की गई है उसके लिए 7 सर्वदलीय जो प्रतिनिधि मंडल का गठन किया है, वो ये इनमें कौन कौन शामिल है देखो, ये है शशि थरूर कांग्रेस, रविशंकर प्रसाद भाजपा, संजय कुमार झा और बैजयंत पांडा, कनिमोझी करुणानिधि, डीएमके, ठीक है, ये डीएमके पार्टी से, सुप्रिया सुले और श्रीकांत एकनाथ शिंदे, ठीक है, शिवसेना से, ठीक है। तो हालांकि ये नाम रटने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रख लो, 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया था सरकार ने। अगला देखो, ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय हवाई बल हथियार प्रणाली, तो ये सारे हवाई जो है हथियार प्रणाली है, इसमें जो हैमर, इसकी उत्पत्ति जो है ये फ्रांस से इंडिया ने जो है इसको लिया है। हैमर हाईली एजाइल मॉड्यूल मिनिशन एक्सटेंडेड रेंज है ये। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का यूज किया गया है। भारत रशिया का संयुक्त उद्यम है ये।
ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रशिया ने मिलकर बनाई है। और ब्रह्मोस मिसाइल का एक आई थिंक लखनऊ में ये लोग बना रहे हैं ना ब्रह्मोस मिसाइल का सेंटर एक बनाने के लिए यहाँ पे। ठीक है। हाँ हम्म, सर, तो वही ब्रह्मोस मिसाइल और लखनऊ लखनऊ में बनेंगे। ठीक है। और ये देखो, ये एक है, इसमें यूज जो किया गया है S-400 किया गया है। S-400 हम लोगों ने लिया था रशिया से। S-400 जो है, इसको सुदर्शन चक्र बोलते हैं हम लोग अपने यहाँ पर। ठीक है। ये एक तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम है, ये एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है। मतलब कोई भी मिसाइल वगैरह इंडिया में आती है तो ये ऊपर ही खत्म कर देता है उसको, नीचे गिरने नहीं देता। तो रशिया का है ये। और आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल, तो आकाश मिसाइल कैसी है? सरफेस टू एयर मिसाइल है। डीआरडीओ ने इसको बनाया है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने इस ऑपरेशन में यूज करी है, जिसमें यही चीज इंपोर्टेंट है जो मैंने बताया। अगला देखो, उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना की गई है। भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। और सेमी इंडिया कार्यक्रम के तहत चिप निर्माण संयंत्रों एवं असेंबली टेस्ट यूनिटों को वित्तीय प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ठीक है। तो सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम सरकार ने चलाया है, इसके लिए सेमीकंडक्टर यूनिट स्थापित करेंगे। और 14 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत देश की 6वीं सेमीकंडक्टर यूनिट उत्तर प्रदेश में स्थापित करने की मंजूरी मिली है। ठीक है। देश की 6वीं, मतलब 5 यूनिट बन चुकी है, 6वीं यूनिट बन रही है कहाँ पर? यूपी में। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस यूनिट की स्थापना कौन कौन कर रहा है मिलकर, कौन कौन सी कंपनियां मिलकर कर रही है? तो एक एचसीएल कंपनी है, हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड। एक है फॉक्सकॉन। ये दोनों कंपनियां मिलकर यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में जेवर एयरपोर्ट के नजदीक करेंगे। जेवर एयरपोर्ट कहाँ है? ग्रेटर नोएडा में। नोएडा में पड़ेगा ये जेवर एयरपोर्ट। तो जेवर एयरपोर्ट के पास जो यमुना एक्सप्रेस वे है, उसी के पास ही ये यूनिट स्थापित की जाएगी उत्तर प्रदेश में, 6वीं सेमीकंडक्टर यूनिट। ठीक है। ये आपको याद रखना है। सर बाकी और कहाँ पे हैं? गुजरात और असम। हाँ, अभी देखो, शायद आगे दिया होगा। यहाँ देखो, एचसीएल एवं फॉक्सकॉन दोनों क्रमशः भारत और ताइवान की कंपनी है। तो याद रखना, ये जो फॉक्सकॉन कंपनी है ये कहाँ की है? फॉक्सकॉन कंपनी ताइवान की कंपनी है, एचसीएल तो इंडिया की है। ठीक। ये दोनों इसे मिलकर कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कार्य करने वाली कंपनियां है ये। यहाँ देखो, ये सब लिखा हुआ है कि अब तक। और जो ये संयंत्र है उत्तर प्रदेश में जो स्थापित कर रहे हैं सेमीकंडक्टर, 2027 तक शुरू होने की, 27 तक शुरू करेगा ये संयंत्र। वाणिज्यिक उत्पादन जो 2027 तक शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं जो जो सेमीकंडक्टर इकाइयां हैं वो कहाँ कहाँ पर है। तो माइक्रोन एटीएमपी गुजरात, गुजरात में कहाँ पर? साणंद में। ठीक है। ये जून 2023 में इसकी स्थापना हुई है गुजरात में। माइक्रोन एटीएमपी। ठीक। यहाँ देखो, टाटा पीएसएमसी धुलेरा गुजरात। देखो, पहली इकाई भी यहाँ पर गुजरात में, दूसरी इन्होंने इकाई बनाई है, ये भी गुजरात में। ताइवान की साझेदारी में भारत की पहली एआई समर्थित सेमीकंडक्टर फैब है ये। एआई समर्थित पहली सेमीकंडक्टर फैब ताइवान की साझेदारी में। और दूसरी, अगला है टी सेट टाटा एटीएमपी, ये स्थापित कर रहे हैं, ये मोरीगांव असम में। ठीक है। और पूर्वोत्तर भारत की पहला चिप प्लांट है ये, सेमीकंडक्टर का पहला चिप प्लांट है। कहाँ पे स्थापित कर रहे हैं? असम में कर रहे हैं, वो भी कहाँ पर? मोरीगांव में। ठीक। अगला देखो, सीजी रिनेसिस स्टार ओसेट, ये भी कहाँ पर? गुजरात में। कुल मिलाकर गुजरात में देख रहे हो कितनी इकाइयां स्थापित करी हैं? गुजरात में लगभग 4 इकाइयां तो गुजरात में स्थापित कर दी इन्होंने, साणंद में। और ये धोलेरा, ठीक है, गुजरात में। एक दूसरी इकाई भी साणंद में ही है। और एक, मतलब 3 इकाइयां साणंद में करी हैं गुजरात में, एक धोलेरा में की है।
और जो लेटेस्ट जो अपने यहाँ बन रही यूपी में HCL फॉक्सकॉन, ठीक है, यूपी में, और मई 2025 में मंजूरी मिली है। उत्तर प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट है फॉक्सकॉन का, भारत में यह पहला चिप निवेश है ये फॉक्सकॉन कंपनी का। फॉक्सकॉन कंपनी कहाँ की है? ताइवान। ताइवान। ताइवान की, याद है। जन सुरक्षा योजना के 10 वर्ष पूर्ण हो गए। जन सुरक्षा योजना, अब इन जन सुरक्षा योजना में कौन कौन सी योजनाएं हैं? तो भारत में सामाजिक सुरक्षा को मजबूती देने के लक्ष्य से 9 मई 2015 को केंद्र सरकार ने 3 योजना शुरू की थी। जन सुरक्षा योजनाएं शुरू की थी, 3 योजनाएं। पहली योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। एक योजना ये है जो स्टार्ट की गई 9 मई 2015 को। दूसरी है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, और तीसरी योजना अटल पेंशन योजना। ठीक है, ये तीनों योजना 9 मई 2015 को शुरुआत की गई है और 9 मई 2025 को इसके 10 साल पूरे हुए इन तीनों योजनाओं के। समाज की निम्न आय एवं असंगठित वर्ग जो अब तक बीमा पेंशन जैसी सुरक्षा से वंचित थे, उन्हें मामूली सा प्रीमियम देना पड़ेगा। उस प्रीमियम योगदान पर उनको जीवन बीमा दुर्घटना बीमा है या नियमित पेंशन जैसी सुरक्षा प्रणाली प्रदान की जाएगी। तो प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना है, ये बीमा पॉलिसी है। ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, ये दुर्घटना बीमा है, दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके लिए। अटल पेंशन योजना ये पेंशन के लिए है, नियमित पेंशन दी जाएगी एक एज के बाद। 9 मई 2025 को 3 सामाजिक सुरक्षा जन सुरक्षा योजनाओं को 10 वर्ष पूर्ण होने पर इसकी 10वीं वर्षगांठ मनाई गई। ठीक है, अगला देखो। ये तीनों योजनाएं आप लोगों को पढ़नी है, मैंने अलग से पढ़ाई थी इन तीनों योजनाओं को। ठीक है, जब योजना पढ़ाएंगे तो उन योजनाओं में दोबारा इनको बता देंगे। हालांकि देख लो एक बार यहाँ पे अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना कौन कौन सी है। प्रधानमंत्री जन योगी मानधन योजना है, जो श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत काम, श्रम और रोजगार मंत्रालय इसको जो इम्प्लीमेंट कर रहा है। ठीक है, व्यापारियों एवं स्वरोजगार व्यक्तियों के लिए योजना है। पीएम किसान योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएम किसान योजना 2019 में स्टार्ट हुई है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय इसको जो है इम्प्लीमेंट कर रहा है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना इंपॉर्टेंट है, 2017 में महिला और बाल विकास मंत्रालय इसको जो है इसका इनिशिएटिव है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 2017 में वित्त मंत्रालय LIC के माध्यम से। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ये इंपॉर्टेंट है, NHM, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 2013 से। जननी सुरक्षा योजना 2005 और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995। ये सामाजिक सुरक्षा योजना है। यहाँ पे देखो ये दे रखा है, ये तीनों योजना जिनके 10 साल पूरे हुए हैं। पहली देखो, पहली है जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक बीमा पॉलिसी है, बीमा योजना है, जो किसी भी कारण से मृत्यु हो जाने पर जीवन बीमा कवर प्रदान करती है। 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी व्यक्ति जो भाग लेने वाले बैंकों डाकघरों के खाता धारक हैं, वे इसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है, याद रखना इसका एज कितना, एज क्राइटेरिया क्या है, 18 से 50। ठीक, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 18 से 50 वर्ष की आयु समूह के सभी ग्राहकों को 2 लाख रुपए का एक वर्षीय
टर्म जीवन कवर प्रदान करती है। ठीक है, यद्यपि इसमें प्रत्येक ग्राहक को प्रति वर्ष 436 रुपए का प्रीमियम देना पड़ेगा। सालाना प्रीमियम कितना है? 436 रुपए प्रीमियम है इसका, ये याद रखना है, जो ग्राहक के बैंक या अथवा डाकघर के खाते से स्वतः ही कट जाएगा, काट लिया जाएगा। इतना प्रीमियम है इसका। प्रीमियम याद रखना है आपको, एज याद रखनी है, और प्रधानमंत्री जीवन बीमा जो ज्योति बीमा योजना स्टार्ट कर दी, ये याद रखना है। कब स्टार्ट हुई है? 9 बताओ मई मई 2015। 2015 को। ठीक, और प्रीमियम ये है। अगले देखो, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, दुर्घटना बीमा है ये। इसमें मृत्यु अथवा दोनों आंखों की पूर्ण या अपूर्ण क्षति हो, या पैरों के उपयोग की हानि हो, या आंख की दृष्टि की हानि हो, उस पर 2 लाख का बीमा है। बीमा राशि 2 लाख रुपए। और इसमें याद रखना कि अगर किसी की व्यक्ति के एक आंख की दृष्टि पूरी तरीके से चली जाती है, अपूर्ण हानि होती है, या एक हाथ या पैर उसकी हानि होती है, तो 1 लाख रुपए। ठीक है, और इसमें जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से लेकर 70 वर्ष की आयु तक का है। ठीक है, और प्रति व्यक्ति इसमें प्रति वर्ष 20 रुपए प्रीमियम देना पड़ेगा। ठीक है, याद रखना, एक साल में 20 रुपए देना है बस। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच होना चाहिए। सुरक्षा बीमा योजना, ये दुर्घटना दुर्घटना बीमा है ये। ठीक है, 18 से 70 इसका क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया। ठीक, अटल पेंशन योजना की बात करते हैं। तो अटल पेंशन योजना में प्रीमियम जो देना पड़ेगा वो लगभग देखो ये लिखा आता है 210 रुपए के आसपास। ठीक है, अटल पेंशन योजना भारत के नागरिकों के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित एक पेंशन योजना है। ठीक है, असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक होते हैं ना, जैसे कहीं मजदूरी कर रहे हैं कुछ लोग, क्योंकि इनके पास कोई एक स्थायी काम तो है नहीं, आज यहाँ कर रहे कल कहीं और करेंगे, जैसे मजदूर है, श्रमिक है, तो असंगठित क्षेत्र के लोग कहलाते हैं ये। तो भारत के नागरिकों के लिए असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक है उस पर आधारित ये पेंशन योजना है। भारत का कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 18 से लेकर 40 वर्ष की आयु के बीच है, अटल पेंशन योजना में शामिल हो सकता है। ठीक है, तो अटल पेंशन योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु तक पूर्ण होने के बाद, मतलब 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद मृत्यु पर्यंत, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, मृत्यु पर्यंत उसको 1000 रुपए प्रति माह से लेकर 5000 रुपए तक प्रति माह तक न्यूनतम पेंशन की गारंटी ग्राहकों द्वारा योगदान के आधार पर दी जाएगी। 1000 से 5000 रुपए तक का उसको मंथली पेंशन मिलती रहेगी, अगर कोई व्यक्ति अगर इसमें इनरोल करता है अटल पेंशन योजना में। ठीक है, एज कैटेगरी क्या है? 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच एज कैटेगरी है। ठीक, तो ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, विश्व श्रव्य दृश्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन। विश्व श्रव्य दृश्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 मुंबई में आयोजित किया गया है। कहां पर आयोजित हुआ है? मुंबई में। ठीक है, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट, जिसे बोला गया वेब्स। ठीक है, तो वेब्स 2025 मुंबई में आयोजित हुआ है। मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र का भारत सरकार द्वारा आयोजित प्रथम वैश्विक शिखर सम्मेलन है ये, याद रखना है। प्रथम वैश्विक शिखर सम्मेलन है, और यह पहला आयोजन 1 से 4 मई 2025 को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हुआ। कहां पर हुआ है इसका पहला, यह पहला आयोजन जो है 1 से 4 मई 2025 को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हुआ है। ठीक है, ये याद रखना है। बस बाकी कुछ खास नहीं है, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है भगवान। यहाँ देखो, नई शिक्षा नीति और त्रिभाषा सूत्र विवाद। अब ये क्या है देखो, समग्र शिक्षा अभियान और पीएम श्री योजनाओं के तहत तमिलनाडु को मिलने वाली लगभग
2152 करोड़ रुपए की राशि नई शिक्षा नीति को न स्वीकार करने के कारण रोक दी गई। ठीक है, तमिलनाडु जो है नई शिक्षा नीति को लागू नहीं कर रहा है, नई शिक्षा नीति को। इस वजह से जो है लगभग 2152 करोड़ रुपए की राशि को रोक दिया गया, सरकार ने रोक दिया। इस नीति के इस नीति के त्रिभाषा सूत्र को फिर से राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया गया। तमिलनाडु का जोर शिक्षा के माध्यम से तमिल और अंग्रेजी पर है। ठीक है, जबकि नई शिक्षा नीति क्या कहती है? नई शिक्षा नीति 2020 कहती है, अपने त्रिभाषा फॉर्मूले पर यह कहती है कि मातृभाषा और अंग्रेजी के अलावा तीसरी भाषा कोई भी भारतीय भाषा हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वह हिंदी ही हो। ये त्रिभाषा फॉर्मूला है। ठीक है, कि अगर मान लो तमिलनाडु है तो तमिलनाडु वहां की खुद की भाषा मातृभाषा और अंग्रेजी। ठीक है, इसके अलावा तीसरी भाषा कोई और वहां की भारतीय भाषा हो सकती है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि भाषा हिंदी ही हो, क्योंकि तमिलनाडु या साउथ साउथ वालों साउथ साउथ साइड में जाओगे तो वहां पर वैसे भी हिंदी वगैरह जो लोग हैं, इतनी ज्यादा हिंदी, मतलब कुल मिलाकर हिंदी भाषी लोगों से ज्यादा उनको वो नहीं रहता है। उत्तर भारत के लोगों से थोड़ा सा चिढ़ते हैं वो, दक्षिण भारत के लोग मोस्टली देखने को मिलता है। तो एक तरह से, और क्योंकि एक बार जब बहस हुई थी हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने की, दक्षिण भारत के लोगों ने इसका काफी विरोध किया था। ठीक है, वर्तमान में भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, राजभाषा हो सकती है, राष्ट्रभाषा नहीं। यहाँ देखो, नई शिक्षा नीति 2020 का परिचय यहाँ पे 29 जुलाई 2020 को भारतीय केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित नई शिक्षा नीति 2020 स्वतंत्र भारत के इतिहास में शिक्षा क्षेत्र का तीसरा सबसे बड़ा सुधार है। ठीक है, पहली शिक्षा नीति कब आई थी? 1968 में आई थी। दूसरी शिक्षा नीति कब आई? 1986 में आई है। और तीसरी शिक्षा नीति कब आई? 2020 में आई है। 3 शिक्षा नीति अब तक बनी है। के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार की गई इस शिक्षा नीति का लक्ष्य 2040 तक भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। टारगेट है ये। नई शिक्षा नीति का टारगेट क्या है कि भाई के कस्तूरी रंगन इसके अध्यक्ष थे नई शिक्षा नीति के। ठीक है, और उनका टारगेट है 2040 तक जो भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाएंगे। नई शिक्षा नीति में मातृभाषा स्थानीय भाषा को प्राथमिकता देते हुए त्रिभाषा फॉर्मूले पर बल दिया गया है। ठीक है, पहली भाषा मातृभाषा या स्थानीय भाषा क्षेत्रीय भाषा हो, दूसरी भाषा अंग्रेजी हो या अन्य कोई भाषा भी हो सकती है, जरूरी नहीं अंग्रेजी ही हो। तीसरी भाषा कोई अन्य भारतीय भाषा हो। गैर हिंदी भाषी राज्यों के लिए हिंदी एक विकल्प है। अब यहाँ पे आप लोगों को ये आर्टिकल याद करने हैं, आर्टिकल 120, आर्टिकल 210 और आर्टिकल 343। ये सब भाषा से संबंधित आर्टिकल है। आर्टिकल 120 क्या कहता है कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, ठीक है, कि कोई भी पार्लियामेंट का मेंबर है वो संसद में जैसे मान लो लोकसभा का मेंबर है तो लोकसभा के अध्यक्ष से परमिशन लेके अपनी भाषा में वहां पे भाषण दे सकता है। उसकी अपनी स्थानीय भाषा में भाषण दे सकता है, जो भी उसकी भाषा हो। ठीक है, राज्यसभा का है तो सभापति से परमिशन लेते। वही चीज यहाँ पर है आर्टिकल 210 में कि विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। ठीक है, आर्टिकल 343 क्या कहता है? आर्टिकल 343 कहता है कि संघ की भाषा हिंदी, लिपि जो है देवनागरी होगी। ये कहता है आर्टिकल 343। ठीक है, और यहाँ पे और भी कुछ कई आर्टिकल है। ये देखो, ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटी के लिए आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल से क्वेश्चन आता है पॉलिटी से, तो यही समझ लो कि ये क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना ज्यादा है। आर्टिकल 344 राजभाषा आयोग, ये पढ़ा चुके हम लोग, पहले ही पढ़ाए थे, इस बार फिर अभी पढ़ाएंगे टॉपिक हम। आरोप के लिए मैंने पढ़ाया था उस समय राजभाषा आयोग। ठीक है, तो राजभाषा के संबंध में आयोग 345, राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं 345। आर्टिकल 346 एक राज्य या दूसरे राज्य के बीच में, किसी राज्य या संघ के बीच में पत्रादि की राजभाषा, पत्राचार हो रहा है एक दूसरे राज्यों के बीच में, तो उसकी भाषा क्या होगी? ये 346 आर्टिकल में बोला गया।
347 क्या कहता है? किसी राज्य की जनसंख्या की किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। कि किसी राज्य में कोई विशेष भाषा बोली जा रही है किसी भाग में, राज्य के किसी भाग में, ठीक है। आर्टिकल 348 क्या कहता है? कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अधिनियमों, विधेयकों आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रयोग की जाने वाली भाषा 348। 349 भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया, ठीक है। आर्टिकल 350 शिकायतों के निवारण हेतु प्रयोग की जाने वाली भाषा 350। 350 का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से, कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा। क्योंकि प्राइमरी स्कूल में जब भी जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं उनमें जो प्रारंभिक शिक्षा दी जाएगी वो उनकी मातृभाषा में ही दी जाएगी, रीजनल लैंग्वेज में ही दी जाएगी। ये कहता है आर्टिकल 350 का। 350 खा क्या कहता है? भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी। 351 हिंदी भाषा के विकास प्रसार के लिए संघ के कर्तव्यों का वर्णन करता है, आर्टिकल 351, ठीक है। तो ये सारी बातें ये आपका यहाँ तक हो गया, ठीक है। और एक मिनट, ये यहाँ तक कर लेते हैं, फिर इसके बाद आगे करेंगे कल। यहाँ देखो, विजयम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह राष्ट्र को समर्पित, ठीक है। विजयम बंदरगाह जो कि तिरुवनंतपुरम में पड़ता है, केरला में, अरब सागर तट पर स्थित है ये विजयम बंदरगाह, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 मई 2025 को विजयम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह राष्ट्र को समर्पित किया है। विजयम देश का पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है ये, ठीक है। यह भारत के कुछ गहरे प्राकृतिक बंदरगाहों में से एक है जिसकी प्राकृतिक गहराई लगभग 20 मीटर तक है, ठीक। बस ये यही पॉइंट इसमें याद रखना इंपॉर्टेंट है। और लगभग इस परियोजना पर लगभग 28-29 तक लगभग 20,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा विभिन्न चरणों में, चरणबद्ध तरीके से लगभग 20,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा, 28-29 तक खर्च किया जाएगा, ये बात लेना चाहिए। और संचालन संबंधी अनुबंध के तहत अडानी पोर्ट्स बंदरगाह का संचालन प्रबंधन 2060 तक करेगा, ठीक। ये यहाँ तक हो गया। इसके आगे हम लोग इसी करेंट अफेयर्स को आगे बढ़ाएंगे और वो करेंगे कल।